भोली देवरानी चालाक जेठानी। सुप्रिया और मानवी दोनों देवरानी जेठानी थी। मानवी बहुत ही सीधी सादी थी, तो वहीं सुप्रिया जो कि बहुत तेज और चालाक थी, वो मानवी से अपना हर काम करवा लिया करती थी और ऊपर से उसे अपने सास के आगे आए दिन नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मानवी, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मैं तेरी बड़ी बहन की तरह हूँ और जानती हूँ कि तू एक गरीब परिवार से है। तेरे घर में किसी को भी अमीर घर के तौर तरीकों के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे सब सिखा दूंगी। मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और हमेशा से अरमान थे कि मेरी कोई छोटी बहन हो, और देवरानी के रूप में भगवान ने तुझे मुझसे मिलवा दिया, इसलिए मुझे हमेशा तेरी फिक्र रहती है। अब जानती हूँ कि तेरे माँ बाप तुझे इतना पढ़ा लिखा नहीं पाए, तुझे अच्छी परवरिश नहीं दे पाए, बाकी तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं तुझे सब सिखाऊंगी। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं। लेकिन भले ही मेरे माँ बाप गरीब थे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है। बड़ों की सेवा करना, पूरा घर कैसे संभाला जाता है और सच बोलना, प्यार बांटना, सब कुछ सिखाया है मेरे माँ बाप ने। हम गरीब घर से थे और इतने अमीर घर के रहन सहन को समझने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बाकी आप मुझे सब सिखा दोगी, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। ऐसे ही एक दिन मानवी पोछा लगा रही थी, तभी सुप्रिया मानवी को जोर जोर से आवाज लगाती है। अरे मानवी, तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ, जल्दी आना मेरे पास, मुझे बहुत जरूरी काम है। मानवी अपनी जेठानी के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ दीदी, कुछ जरूरी काम था क्या? वो असल में मैं पोछा लगा रही थी। अरे मानवी, पोछा लगाने से ज्यादा जरूरी कुछ और था, इसलिए मैंने तुझे यहाँ बुला लिया। मेरे हाथ पैरों में नेल पेंट लगा दे, सुने सुने अच्छे नहीं लग रहे, और तुझे तो पता ही है ना कि मुझे इन चीजों का कितना शौक है, और जब तक तू मेरे हाथ पर नेल पेंट नहीं लगा देती तब तक मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। दीदी, बस थोड़ा सा काम रह गया है, वे काम करके आती हूँ, वरना माँ जी मंदिर से आते ही बहुत गुस्सा करेंगी। अरे मैं हूँ ना, मैं तुझे माँ जी के गुस्से से बचा लूंगी, तू बस जल्दी से ये कर दे। और तू मुझे मना करेगी क्या? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ ना। मानवी बेचारी बहुत भोली थी, वो सुप्रिया की बात मानकर उसके हाथ पैर में नेल पेंट लगाने लगती है। मानवी अपनी जेठानी को अच्छे से नेल पेंट लगा देती है और कहती है, दीदी, मैंने आपके हाथ और पैर दोनों में अच्छे से नेल पेंट लगा दिया, अब मैं जाऊँ? काम बहुत फैला हुआ है, माँ जी आएंगी तो बहुत चिल्लाएंगी मुझ पर। तू 5 मिनट यहाँ बैठ और इस नेल पेंट को अपने हाथ में ही रखना, मैं आती हूँ अभी, बस 5 मिनट में। इतना बोलकर सुप्रिया कमरे से बाहर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ कुसुम आ जाती है। कुसुम सुप्रिया और मानवी दोनों की सास थी। सास देखती है कि पूरे घर का काम आधा अधूरा पड़ा है और मानवी सुप्रिया के कमरे में हाथ में नेल पेंट लेकर बैठी है। ये देखकर सास गुस्सा होती है और मानवी को सुनाते हुए बोलती है, अरे मानवी बहू, पूरे घर का काम तो ऐसे ही फैला हुआ है, लेकिन ये तेरा नेल पर लगाने का काम खत्म नहीं हो रहा है। चाहिए यही क्या, अपने घर से पहले घर का काम कर लेती, उसके बाद तुझे खुद को जितना संवारना था संवार लेती। मुझे तुझसे तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तभी मौका देखकर सुप्रिया अपनी सास के लिए शरबत बनाकर लाती है और उसे देते हुए कहती है, अरे माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आधे से ज्यादा काम तो मैंने खत्म कर दिया घर का, और पोछा लगाना छोड़कर मैं आपके लिए शरबत बनाने के लिए चली गई थी। बाकी अब बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो, मैं पोछा लगा देती हूँ, सारा काम खत्म हो चुका है। और मानवी अभी बच्ची है, किसी भी चीज की उम्मीद करना बेकार है, इसे अगर नेल पेंट लगाना है, मेकअप करना है तो करने दो। बेचारी मानवी सुप्रिया को इस तरह से पलटता हुआ देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाती। ऐसे ही कुछ दिन बाद मानवी रसोई में काम कर रही थी, वो कुकर में दाल बना रही थी। इसी बीच सुप्रिया वहाँ आती है और सुप्रिया मानवी से कहती है, अरे मानवी, तू ये क्या कर रही है? तुझे पता है मैंने तेरे लिए एक अच्छा सा सरप्राइज रखा है, अब जल्दी जाओ और उसे प्यार से लेकर आओ, मैं तेरे लिए लाई हूँ। मेरे लिए सरप्राइज? लेकिन अभी तो मेरा बर्थडे नहीं है। ऐसा जरूरी थोड़ा है कि सरप्राइज सिर्फ बर्थडे पर दिया जाता है, तू मेरी छोटी बहन है, इसलिए मैंने सोचा कि तेरे लिए कुछ ले आऊं और ये तेरे कमरे में रख दूं। तू जाकर एक बार देख कैसा लग रहा है, तुझे बता। लेकिन दीदी, मैंने कुकर में दाल चढ़ा रखी है, मैं 2 सीटी आने के बाद ही जाऊंगी। अरे मानवी, तुम मेरे होते हुए इतना क्यों सोचती हो? एक काम कर, तू कमरे में जा और वे सरप्राइज दे, और 2 सीटी आने के बाद मैं गैस बंद कर दूंगी, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
मानवी बहुत भोली थी और वो अपनी जेठानी की बातों में आ जाती है। मानवी कमरे में जाकर अपना सरप्राइज देखती है। इसी बीच कुकर में कई सारी सीटियां लग जाती हैं और सुप्रिया जानबूझकर सीटी पर सीटी लगाए जा रही थी। धीरे धीरे पूरी की पूरी दाल जल जाती है। पूरे घर में दाल की जलने की बदबू फैल जाती है। तभी वहाँ पर सास आ जाती है और वो गुस्से में मानवी को बताते हुए बोलती है। मानवी वहाँ भागी भागी आती है। हे भगवान, ये सब क्या है मानवी? कोई काम ठीक से नहीं कर सकती क्या तुम? पूरी की पूरी दाल जला कर रख दी। अरे कहाँ ध्यान था तुम्हारा? कितनी बार कहा है कि कोई काम करो तो मन लगा कर करो, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ नहीं आती। माँ जी, मानवी को समझाना बेकार है, क्योंकि मैंने इसे कितनी बार कहा है लापरवाही करना बंद कर दे, लेकिन ये मेरी बात मानती ही नहीं। लेकिन दीदी, आपने ही तो कहा था कि आप 2 सीटी लगने के बाद गैस बंद कर दोगी, और आपने ही मुझे कमरे में भेजा था। मानवी के इतना बोलने के बाद सास तिरछी नजर से सुप्रिया को देखती है और वो समझ जाती है कि जरूर सुप्रिया ने इसमें कुछ झोल मोल किया है। तभी सुप्रिया हटाते हुए कहती है, देखा माँ जी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुझे तुमने कब कहा कि मैं 2 सीटी लगने के बाद गैस बंद कर दूंगी? अरे तुम अगर दाल बना रही थी तो अपनी जिम्मेदारी से बना रही हो ना, या मेरे भरोसे बना रही हो? मैं तो घर का दूसरा काम देख रही थी। जब मुझे दाल जलने की बदबू आई तो मैं रसोई के अंदर आई हूँ। ये तो गलत बात है मानवी, अब तुम झूठ भी बोलने लगी हो। हाँ माँ जी, उस नेल पेंट वाली बात पर भी इसने लापरवाही की थी और अभी भी यही हाल है। इसका तो मैं कहती हूँ इसके गांव भेज दो। तुझे क्या लगता है सुप्रिया कि ये जो बाल है मेरे सर पर, इसे मैंने धूप में सफेद किया है? बेटा, मुझे ना सब कुछ पता है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि किसकी गलती है इसमें, और तेरी मुझे हरकतों के बारे में सब कुछ अच्छे से पता है। माँ अपने बच्चों को अच्छे से पहचानती है। रही बात नेल पेंट वाली, तो उस दिन मानवी के हाथों में नेल पेंट नहीं लगा हुआ था और तेरे हाथों में साफ नजर आ रहा था कि तू काम करके नहीं आई, बल्कि नेल पेंट लगवा कर आई है। और जिस तरह से तू मानवी को बेवकूफ बनाकर मेरी नजरों में गिराने की कोशिश करती है ना, उससे तू खुद मेरी नजरों में गिरती जा रही है। बेटा, ये काम करना बंद कर दे। माफ करना माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हमेशा से अपनी चालाकियों में लगी रहती थी और मानवी को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। और मानवी बेटा, कभी भी दूसरों के भरोसे अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए, और जो काम कर रही हो उसे खत्म करने के बाद ही दूसरे काम में हाथ लगाना चाहिए, वरना जो अधूरा काम तुमने छोड़ा है वे खराब हो जाएगा। और ज्यादा भोलापन भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे हमारी निजी जिंदगी में बहुत बुरा असर पड़ता है। थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत भी होती है। सास के समझाने के बाद दोनों बहुओं को समझ आ जाती है। अनुष्का और ऋतु बचपन की दोस्त थी, पर अफसोस अनुष्का की हाइट उतनी की उतनी रह जाती है और ऋतु की हाइट बढ़ जाती है, जिस वजह से जब भी दोनों दोस्त कहीं बाहर जाती तो आसपास के लोग अनुष्का की बोनी हाइट देखकर उसका मजाक बनाते और ऋतु को उससे दोस्ती तोड़ने को कहते हैं। अरे देखो, आ गई बोनी अपनी प्रिय दोस्त के साथ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, आखिर तू इस बोनी का साथ क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों छोड़ दूं मैं अपनी दोस्त का साथ? इसलिए क्योंकि मैं लंबी हूँ और वे बोनी रह गई। जब हम दोनों छोटे में दोस्त बने थे तब हमने कभी नहीं सोचा था कि वे बोनी रह जाएगी या फिर मैं लंबी। और वैसे भी दोस्ती रंग रूप देखकर नहीं की जाती, समझी तुम? क्या यार ऋतु, तुझे कुछ समझाना बेकार है। भूल गई क्या? इसकी वजह से तू हर किसी से दोस्ती तब तक ही रखती है जब तक इंसान साथ होता है। अगर ऐसी बात है तो देख लेना, हमारी दोस्ती इसी तरह से हमेशा ऐसी रहेगी। खबरदार मेरी दोस्त के बारे में कुछ कहा तो, और हम हमेशा ऐसी दोस्त रहेंगे। ऋतु, रहने भी दो ना, क्यों मेरी वजह से हर किसी से लड़ाई करती हो? मुझे अच्छा नहीं लगता, चल यहाँ से चलते हैं। अनुष्का के कहने पर ऋतु शांत हो जाती है और उसके साथ घर के लिए निकल जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और ऋतु का एक बहुत अच्छे घर में रिश्ता हो जाता है। और ऋतु ये खुशखबरी सबसे पहले अपनी दोस्त अनुष्का को सुनाने के लिए जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी चाची उससे घर के सारे काम करवा रही है। क्या यार अनुष्का, तू हर समय घर का काम करती रहती है? तू भी इस घर की बेटी है और कोई नौकरानी नहीं। और आंटी जी, आप अपनी बेटी और भतीजी में इतना फर्क क्यों करती हो? अनुष्का भोली है, इसका मतलब ये नहीं। और मैं अच्छे से जानती हूँ ये घर अनुष्का के माता पिता का है। अगर आप लोग इस घर में रह रहे हैं तो मेरी दोस्त के साथ अच्छे से रहो और इज्जत करो। एक भोली और दूसरी बम की गोली। माना कि ये घर इस बोनी कलमुही के माँ बाप का है, पर भूल मत, दोस्त की पक्ष लेने वाली तेरी इस दोस्त को बचपन से हमने पाला है और स्कूल भी हमने ही भेजा था, तभी स्कूल में जाकर तू इसकी दोस्त बन पाई। ऋतु, चुप हो जाना, वो मेरी चाची है
और वैसे भी ये मेरा घर है और अपने ही घर में काम करने में कैसी शर्म। चल तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल और मुझे बता कि आज तू इतनी खुश क्यों है और ऐसी कौन सी बात है जिसे बताने के लिए तू नंगे पैर आ गई। ऋतु अपने रिश्ते से इतनी ज्यादा खुश थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया और वह दौड़ते हुए अनुष्का के पास नंगे पैर आ गई। अब ऋतु अपनी खुशी अपने दोस्त से बांटती है। ये सुनकर अनुष्का भी बहुत खुश होती है और कहीं न कहीं उदास भी हो जाती है। क्या हुआ अनुष्का, तू उदास क्यों हो गई? क्या तुझे खुशी नहीं कि मेरा इतने अच्छे घर में रिश्ता हो गया? ऐसा नहीं है ऋतु, मैं इस खुशखबरी से खुश हूँ और मैं तो चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे। बस दुख तो मुझे अपने लिए हो रहा है। मैं इतनी बोनी हूँ कि कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। पता नहीं मेरी कब शादी होगी, कोई मेरा हाथ कब थामेगा। अरे तू उदास क्यों होती है? मेरा तुमसे वादा है कि मैं तेरे लिए खुद रिश्ता लेकर आऊंगी, वो भी बहुत अच्छे घर का और बिल्कुल राजकुमार जैसा लड़का होगा। ऋतु अनुष्का को तसल्ली तो दे देती है पर वे खुद भी इस बात से बहुत दुखी थी क्योंकि कोई भी अनुष्का के दुख को नहीं समझता था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ऋतु की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ऋतु और अनुष्का का मिल पाना बहुत कम हो जाता है और इसी बीच अनुष्का की चाची अनुष्का से पीछा छुड़ाने के लिए उसका रिश्ता एक बुड्ढे से करवा देती है। मुझे तो लगा था कि इस बोनी को सारी जिंदगी झेलना पड़ेगा, पर मुझे क्या पता था ये बोनी मुझे इतना अमीर बना देगी। इस बोनी की शादी इस बुड्ढे से करवाकर मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगी। हाय, ये बुड्ढा इस बोनी से शादी करने के लिए तैयार भी हो गया और मुझे पैसे देने के लिए भी तैयार हो गया। चाची, मुझे मैं बुड्ढा सही नहीं लग रहा है। माना कि मैं बोनी हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ पैसों के लिए मेरी शादी किसी बूढ़े से करवा दो। ये रिश्ता अच्छा नहीं है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। चुपचाप बैठी रहे, ये रिश्ता तेरे लिए बेस्ट है, समझी? और वैसे भी तेरे पीछे आज तक मैंने जितने भी पैसे खर्च किए हैं वे सब मैं तुझसे वसूल रही हूँ। अब समय आ गया है हिसाब चुकता करने का। चाची, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तू बताएगी क्या सही है और क्या गलत? भूल जाती है क्या तू एक बोनी है और तेरा हाथ कोई नहीं थामने वाला, इसलिए चुप होकर शादी कर ले यहीं, और अब तेरा खर्चा मैं नहीं उठा सकती। अनुष्का इस रिश्ते को मना करती रहती है पर उसकी चाची नहीं मानती, जिसके बाद अनुष्का सारी बात अपनी दोस्त ऋतु को बताती है। अनुष्का की बात सुनने के बाद ऋतु को बहुत गुस्सा आता है और वे अपने पति के साथ अनुष्का के घर आती है। आंटी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप मेरी दोस्त की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अगर तुझे लगता है कि मैं तेरी दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ तो तू अपनी दोस्त की जिंदगी आबाद कर दे, मुझे पैसे दे दे और अपनी दोस्त के लिए खुद अच्छा रिश्ता देख ले। अमीर घर का, ताकि इस बोनी की शादी होने के बाद मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचना ना पड़े। सही कहा था ऋतु तुमने। तुम्हारी दोस्त की चाची सच में घटिया औरत है। तुम्हारी दोस्त सिर्फ अपनी चाची के अत्याचार इसलिए झेलती है क्योंकि वो बोनी और अनाथ है। पर कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हारा वादा पूरा करूंगा। बहुत जल्द ऋतु अपनी दोस्त के लिए अमीर घर का रिश्ता लेकर आएगी। तब तक के लिए ये कुछ पैसे पकड़ो और इस रिश्ते के लिए मना करो। अनुष्का की चाची बहुत लालची थी, वे पैसे के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसलिए वे इस रिश्ते के लिए मना कर देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन ऋतु अपने दोस्त के लिए एक अमीर घर के लड़के का रिश्ता लेकर आती है। लड़का भी अनुष्का की तरह बोना होता है, उसने भी वो सब झेला होता है जो कभी अनुष्का ने झेला था। इसलिए अनुष्का को बहुत खुशी होती है कि उसका जीवन साथी उसी की तरह है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं। इस तरह से ऋतु अपनी बोनी दोस्त का रिश्ता एक अच्छे अमीर लड़के से करवा देती है और उसकी जिंदगी खुशियों से भर देती है।